नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए वीर योद्धा अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे, यही आशा और विश्वास मैं रखता हूं आपसे। और जब से ये एप्लीकेशन आप लोगों तक पहुंचा है, आपने जो रेस्पॉन्स दिया है हमें, और प्रत्येक बच्चा ये मैसेज कर रहा है कि सर पढ़ाने की टेक्निक बहुत शानदार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी कला होती है, और यदि मेरी टेक्निक से आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो मैं बेहद खुश हूँ, और आपकी सफलता का एक छोटा सा हिस्सा मैं बन सकूं, इसलिए मैं ये प्रयास आपके लिए और जारी रखूंगा। हो सकता है कि इस कोर्स के अलावा हमें टाइम मिला तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स का भी लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सारा कोर्स तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें ये बहुत टफनेस है, और टफनेस में मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा। बहरहाल अपन 5वीं क्लास पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को लेकर के है। जो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो रिमोट सेंसिंग को संचालित करती है। यानी सुदूर संवेदन का बेस्ट जो ईएमआर है, वो ईएमआर अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वायुमंडल में किस तरीके से होकर के गुजरता है, उसका वस्तुओं या पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उसके डेटा सेंसर तक किस तरीके से जाते हैं, और फिर वो कैसे निरूपित होते हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ बताया गया है। तो फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक श्वेत प्रकाश की तरंग जब वायुमंडल की खिड़कियों से होकर के गुजरती है या वायुमंडल से होकर के गुजरती है, वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है। वेवलेंथ मतलब अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती है। वो पदार्थों के साथ अलग अलग तरंगदैर्ध्य रिएक्शन करेगा, तो अलग अलग कलर देगा, और उसका अलग अलग यूज होगा, और उस अलग अलग कलर और अलग अलग यूज को ही रिमोट सेंसिंग का वो सेंसर है वो पहचान पाएगा, और ये जानकारी हमें देगा कि ये जो वेवलेंथ वाली तरह जो आ रही है किरण, ये जिस पदार्थ से या जिस एलिमेंट से होकर के आ रही, वो एलिमेंट्स वो पदार्थ इस तरीके का है, यानी उसका कलर, उसका नेचर, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा समझा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही वो सिस्टम है जिसकी सहायता से हमारा रिमोट सेंसिंग संचालित हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई ज्यादा गहरा नहीं पढ़ना है, मैंने सारी फैक्चुअल बातें यहाँ दी है, क्योंकि हमें यहाँ रिमोट सेंसिंग या इस पूरी किताब को समझना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैंने जो कोर्स बनाया वो केवल यही सोच करके बनाया है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फैक्ट कैसे तैयार किए जा सके। इसलिए मैं पहले स्लाइड बनाता हूँ ताकि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझाई जा सके, नहीं तो लिखने में और समझाने में डबल टाइम लगता है। तब मैंने टाइम को कम करने के लिए स्लाइडें बनाई। तो अब अपन सीधा आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। दो चीजें हम यहाँ क्लियर करेंगे, एक तो स्पेक्ट्रम क्या है और एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। दोनों की परिभाषा भी आपको ध्यान होना जरूरी। सबसे पहले हम देख लें स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम को हिंदी में कहते हैं वर्णक्रम। कोई भी श्वेत प्रकाश कह दें या फोटोन कह दें या सूर्य से आने वाली विकिरण कह दें, वो श्वेत रूप में ही तो हमें दिखती है। कोई भी श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रिज्म जो त्रिफलकीय एक कांच का टुकड़ा होता है त्रिभुजाकार, उस प्रिज्म से गुजारा जाता है,
तो अलग अलग वेवलेंथ वाली जो तरंगें आती है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है। डिफरेंट एंगल मतलब अलग अलग एंगल पे वो निकलती है। तो जैसे ही वो श्वेत प्रकाश उस प्रिज्म से निकलेगा तो वो अलग अलग वर्णों अर्थात रंगों में विभाजित हो जाएगा और उसका एक सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस का मतलब उसका एक क्रम बनेगा। चाहे आप कहीं पर भी श्वेत लाइट को प्रिज्म से गुजारो, कहीं पर भी गुजारो, आप ऑस्ट्रेलिया में गुजारो, भारत में गुजारो, चाइना में गुजारो, कहीं पर भी श्वेत प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारोगे तो आगे जो उसका वर्ण का क्रम बनेगा, जो कलर का क्रम बनेगा, वो सब जगह समान होगा। तो इस तरीके से श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर जो वर्ण क्रम स्थापित होता है उसको वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों के नियमित क्रम में, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि ये बात कह रहा है कि नियमित क्रम। नियमित क्रम का मतलब एक सीक्वेंस है। आपने साइंस में विबगी और सिस्टम पढ़ा होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। उस निश्चित क्रम के अंदर वो विभाजित हो जाता है। रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम कहते हैं। अब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइट का प्रिज्म से गुजारने पर होने वाला इफेक्ट है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यदि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से स्पेक्ट्रम क्लियर कर दूं ताकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बाद में आपको अच्छा समझ में आए। ये एक स्पेक्ट्रम का चित्र है। ये व्हाइट लाइट आई है, ये देख रहे हो, ये श्वेत प्रकाश है। जैसे ही प्रिज्म में घुसा, प्रिज्म में घुसने के बाद ये प्रिज्म से होकर के बाहर निकला तो इसका एक सीक्वेंस बनेगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सीक्वेंस सब जगह बनेगा। ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसको कहते हैं वर्णक्रम या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। क्लियर हो गई? और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस क्या है, हालांकि आगे मैंने पूरा इस सीक्वेंस को समझाया है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता दूंगा। हाँ, अब थोड़ा अपन देख लें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। जब कोई भी प्रकाश पुंज धरातल पे आता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो उस प्रकाश पुंज की अलग अलग वेवलेंथ होती है। सारी जो सूर्य से किरणें आ रही है वो एक ही लेंथ की नहीं है। एक प्रिज्म पर पड़ने वाले जितने सारे फोटोन हैं, उस फोटोन में नैनोमीटर के सैकड़ों हिस्से से लेकर के, यानी नैनोमीटर से लेकर के मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, किलोमीटर वेवलेंथ तक की तरंगें साथ में आती है। कुछ अटपटा आपको लगता होगा, यदि आपने वेवलेंथ सही पढ़ा है तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अब जो मेरी तरफ लाइट आ रही है सूर्य की, आप समझते होंगे कि वो एक ही वेवलेंथ की होगी। नहीं, मेरे मुंह पर या मेरे शरीर पर बढ़ने वाली जितनी भी विकिरणें हैं उसमें अलग अलग वेवलेंथ की आ रही है। यहां तक कि नैनोमीटर्स में भी स्क्वायर वाली आ रही है, यानी जिसको मैं बहुत कम तरंग दैर्ध्य की बात करूं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो रेडिएशन होती है उसको हम ज्योग्राफी या फिजिक्स में कहते हैं गामा रेज। गामा रेज से लेकर के और सबसे बड़े तरंग दैर्ध्य वाली जिसको हम कहते हैं रेडियो रेंज, तो गामा रेंज से लेकर के रेडियो रेंज तक, बस मैं आपको शब्दों पे ही ले जाना चाहता हूं, कोई समझने की जरूरत नहीं है। गामा रेंज से लेकर के रेडियो रेंज तक का तरंग जो दैर्ध्य वाली पुंज आता है, उसको यदि प्रिज्म से गुजारा जाए, उसका विक्षेपण करवाया जाए, तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा जिसमें गामा रेंज से लेकर के रेडियो रेंज तक की सभी विकिरणें अलग अलग प्रभागों के अंदर बढ़ती है। यदि किसी क्षेत्र के अंदर गामा रेंज से लेकर के रेडियो रेंज तक की तरंगें विक्षेपण हो रहा है, उसका वर्णक्रम बन रहा है, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब आपके दिमाग में आया होगा
कि कौन गामा कौन रेडियो, तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको पूरा समझा देता हूं। पहले आप डेफिनेशन देख लो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है, ये तो अपन ने पूर्व में पढ़ लिया कि भाई प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारोगे तो वो एक सीक्वेंसली अलग अलग क्रमों के अंदर बढ़ जाएगा। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कॉस्मिक किरणें, ये गामा से भी पहले की एक चीज इन्होंने दे दी, गामा से ही पहले जो यानी गामा से ही छोटी रेंज जो होती है उसको कॉस्मिक किरणें कहते हैं या ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं। कॉस्मिक किरणों से लेकर के रेडियो तरंग तक के सभी तरंगदैर्घ्य निहित हो, एक ऐसा स्पेक्ट्रम बने। अब मैं बार बार स्पेक्ट्रम को नहीं समझाऊंगा। एक ऐसा स्पेक्ट्रम बने जिसमें कॉस्मिक रेज भी निकले, गामा रेज भी निकले, एक्स किरणें भी निकले, अल्ट्रावायलेट भी निकले, वायलेट भी निकले, यानी विजुअल लाइट उसमें ये सातों सात आ जाएगी, जिसमें वायलेट भी होगी, इंडिगो भी होगी, ब्लू भी होगी, ग्रीन भी होगी, येलो भी होगी, रेड भी होगी, ये रेंज भी होगा। उसके बाद इंफ्रारेड रेंज भी निकलेगी, यानी इंफ्रारेड रेज भी निकलेगी, और उसके बाद माइक्रोवेव भी निकलेगी और रेडियो वेव्स भी निकलेगी। जितने सारे मैंने नाम लिए हैं ये सब एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के हिस्से हैं। और यदि किसी क्षेत्र के अंदर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बन रहा है, मतलब कॉस्मिक रेंज से लेकर के रेडियो रेंज तक की किरणें उसके अंदर या उस वर्णक्रम के अंदर पाई जाती है। तो मैं एक चित्र के माध्यम से, ये लाइन बाद में समझाऊंगा, एक चित्र के माध्यम से आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। ये आपके सामने एक चित्र है, ये वेव्स है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वेव्स है। देखो इसमें आपको लेंथ छोटी दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? लेंथ क्या था? दो तरंग शिखरों के बीच की दूरी। जैसे ये तरंग जा रही है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक साथ में है, तो ये जो शिखर बन रहे हैं, शिखर 1 और शिखर 2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोल रहे हैं, है ना। अब इसको आप गौर से देखो, बड़े ढंग से देखो, तब आपको समझ में आएगा कि सर यहां वेवलेंथ कम है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। दैट इज क्लियर। ये एक स्पेक्ट्रम बना है, स्पेक्ट्रम बना है मतलब एक वर्णक्रम बना है। इस वर्णक्रम के अंदर बहुत सारी किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? देखो इसने शुरू किया है गामा रेंज से, जबकि आपको ध्यान रखना है कि गामा रेंज से भी पहले, गामा रेंज 0.03 नैनोमीटर से कम गामा रेंज है, और उससे यानी गामा रेंज से भी छोटी जो तरंग दैर्घ्य है उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेंज। तो उसके पीछे आएगी कॉस्मिक रेंज, कॉस्मिक रे। तो कॉस्मिक हो गई, कॉस्मिक के बाद गामा, गामा से थोड़ी बड़ी होगी तो एक्स रे आएगी, एक्स से थोड़ी बड़ी होगी तो वॉयलेट आएगी, वॉयलेट के बाद एक विजिबल लाइट आएगी, वॉयलेट पैराबैंगनी जिसको कहते हैं, उसके बाद में विजिबल लाइट आएगी जिसमें 7 वर्णक्रम बनेंगे। साथ में आपने जो शुरू के अंदर वर्ण स्पेक्ट्रम देखा था उसमें आपने देखा था वॉयलेट मतलब बैंगनी, उसके बाद इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, उसके बाद ब्लू, ब्लू मतलब नीला, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, उसके बाद येलो, येलो मतलब रेड, और उसके सॉरी येलो मतलब पीला, और उसके बाद रेड, रेड मतलब लाल। ये 7 क्रम बने, इसको विजिबल लाइट कहते हैं, इसको मैं आगे समझाऊंगा। विजिबल के बाद इंफ्रारेड आ जाएगी, और इंफ्रारेड के बाद में रेडियो वेव्स आएगी, इसके बीच में एक माइक्रोवेव्स भी आती है, इसको भी मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा, एक माइक्रोवेव्स भी आती। तो यदि इस तरीके का स्पेक्ट्रम बन रहा है तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सारी तरंगदैर्घ्य जिसके अंदर मिलती है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। एक चीज आपको फैक्ट मैंने लिखा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वर्गीकरण का आधार तरंगदैर्घ्य है।
आप कहोगे सर आपने कैसे कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, यानी ये विजुअल, इंफ्रारेड, ये सब अलग किस आधार पे किया? तो ये किया है हमने तरंगदैर्ध्य के आधार पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उस क्लासिफिकेशन का आधार क्या रहता है? तरंगदैर्ध्य मान। इसके अलावा एक डायग्राम से आप और समझ सकते हैं। इस डायग्राम में भी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। देखो ये ऊपर दिया हुआ है वेवलेंथ, हालांकि इसको मैं अलग डायग्राम में आपको समझाऊंगा। वेवलेंथ इन मीटर दिया हुआ है और ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, तरंग आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी का ना पूछ करके वेवलेंथ का तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो ये यहाँ इसने बताया है, ये गामा रेंज है, उसके बाद गामा के बाद एक्स आएगी, उसके बाद अल्ट्रा आएगी, अल्ट्रा के बाद विजुअल आएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है विजुअल का। 0.4 से लेकर के आगे मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। 0.7 माइक्रोमीटर ये इसका वेवलेंथ रहता है। उसके बाद आती इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में आती माइक्रोवेव्स। मैं सारा लिखाऊंगा इनकी, इंफ्रारेड की क्या है, माइक्रोवेव्स की क्या है, आगे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आ जाएगा रेडियो प्रभाग। इसमें मूल चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो विजुअल लाइट है इसके अंदर कौन कौन आती है और किसका है वो कितना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये जितने सारे स्पेक्ट्रम बने हैं, ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बना है उसमें, तो वो विद्वान इस स्पेक्ट्रम को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे आपने वो जो पढ़ा है ना कि भाई ये गामा है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, तो इसको मिला करके और कुछ शब्दावलियां बनती है। उस शब्दावलियों को मैंने अकॉर्ड किया कि भाई पूछा जा सकता है कि इस स्पेक्ट्रम का हिस्सा कौन सा प्रभाग है। तो एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम वह होता है कि जिस रेंज की या जिस तरंगदैर्ध्य की विकिरणें किसी क्षेत्र से रिफ्लेक्ट होकर के मानव आंख तक पहुंचती है और वो वहां के परिदृश्य को बताती है, तो वो कहलाता है दृश्य प्रभाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। दृश्य स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम है जहां से होकर के तरंगें परावर्तित होती है और मानव उस स्पेक्ट्रम में आने वाली तरंगदैर्ध्यों के द्वारा किसी पदार्थ या वस्तु को जान सकता है। देखो यदि गामा एक्स किरणें आएगी तो गामा और एक्स किरणें मानव की आंख उसको पढ़ नहीं सकता है, गामा और एक्स किरणों को, तो वो विजुअल स्पेक्ट्रम में नहीं आएगा, वो दृश्य स्पेक्ट्रम में नहीं आएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह लघु रूप या एक भाग है। यानी दृश्य स्पेक्ट्रम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो अभी मैंने पूरा बताया था ना, उसका एक भाग है जो बैंगनी से लेकर के, ध्यान रखना, जो बैंगनी से लेकर के लाल तक दृष्टिगोचर होता है, इसे मानव अपनी आंख के द्वारा देख सकता है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम है। कहां से कहां तक? बैंगनी से लेकर के लाल तक। थोड़ा मैं आपको बैक ले जाकर के इसको और क्लियर कर देता हूं। अब आपको यहां ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये अल्ट्रावायलेट बेल्ट है, इसको मानव बहुत कम देख सकता है, कुछ हिस्से को देखता है क्योंकि वायलेट शब्द साथ में जुड़ा हुआ है तो कुछ हिस्सा देखता है। लेकिन ये जो विजुअल लाइट है इसमें ये बैंगनी है, ये यहाँ ये लगभग होगा 0.4 माइक्रोमीटर वाली वेव्स, और ये रेड है, ये इसके बीच में हो, ये इतने में ही है, ये तो नीचे इसने यूं ही बनाया है, ये इसी में है। तो बैंगनी से लेकर के ये है रेड जो 0.7 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा है। इसके बीच की जो भाग है इसको बोलते हैं दृश्य प्रभाग। समझ में आ गया? तो दृश्य प्रभाग क्या होगा, आगे मैं इसका वेवलेंथ वगैरह भी सारा समझाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि दृश्य प्रभाग बैंगनी से लेकर के लाल तक का एरिया है। किसका? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। इसका लघु से दीर्घ तरंगदैर्ध्य की ओर क्रम पाया जाता है। लघु से दीर्घ का क्या मतलब हुआ? जैसे बैंगनी से लेकर के आप
लाल तक जाओगे तो बैंगनी है वो लघु है और लाल है वो धीरे धीरे दीर्घ हो रही है। यानी बैंगनी छोटी थी 0.4 माइक्रोमीटर की थी, जबकि लाल है वो 0.7 माइक्रोमीटर की है। इसका एक क्रम भी बनता है, ये क्रम आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस तरंग का एक फॉर्मूला है वीबग्योर, VIBGYOR, ये ध्यान रखना जरूरी है। और इस दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर 7 क्रम है, 7 तरह के कलर है, 7 तरह की तरंगदैर्ध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो वी का मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी। उसके बाद आई यानी इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी, बैंगनी, बैंगनी के बाद वाला कलर जामुनी। उसके बाद बी ब्लू यानी नीला, और जी ग्रीन यानी हरा, वाई येलो यानी पीला, ओ ऑरेंज यानी नारंगी, और आर रेड यानी लाल। ये सारे किसके हिस्से हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम के। क्लियर हो गया? जो वॉयलेट है वो छोटी तरंगदैर्ध्य का है, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना, 0.4 माइक्रोमीटर का है। जबकि रेड है वो बड़ी तरंगदैर्ध्य का है और 0.7 माइक्रोमीटर का है। आगे मैं जब दृश्य प्रदेश बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये हो गया दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब ये जो पूरा रिमोट सेंसिंग चल रहा है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम पे ही चल रहा है मैक्सिमम, क्योंकि जो चीजें हम देख पा रहे हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम के द्वारा ही देख पा रहे हैं। अब और भी तो कोई स्पेक्ट्रम है, वो तो कॉस्मिक किरण से लेकर रेडियो किरण तक जा रहा था। तो और कौन कौन से स्पेक्ट्रम है और कौन कौन से भाग है? तो एक है अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब आपसे ये पूछ ले कि अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाल से आगे वाला भाग, रेड तक तो अपन ने देख लिया, रेड से आगे वाला भाग और बैंगनी से पीछे का भाग। बैंगनी 0.4 से नीचे और रेड 0.7 माइक्रोमीटर से आगे का क्षेत्र जो आंखों से देखा न जा सके। अब मूल बात यही है कि दृश्य स्पेक्ट्रम को छोड़ दो, बाकी वाला सारा अदृश्य स्पेक्ट्रम है। अब अदृश्य स्पेक्ट्रम में छोटी वेवलेंथ वाली भी आती है, कि छोटी कितनी? बैंगनी से छोटी वाली सारी आती है और रेड से बड़ी वाली सारी आती है। उसके बाद एक होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। हालांकि ये अदृश्य स्पेक्ट्रम का भाग है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको अलग से लिखा है। आपसे ये पूछ ले कि अवरक्त स्पेक्ट्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाल के आगे का बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग, जैसे ही रेड खत्म होती है, रेड के जस्ट आगे इंफ्रारेड आती है। अंग्रेजी में जिसको कई बार ये शब्द अवरक्त यूज नहीं किया जाता है, अंग्रेजी में इंफ्रारेड यूज कर लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लाल से आगे जो बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग है, अभी मैंने आपको बताया था उसमें इंफ्रारेड दिखेगा। ये देखो, ये लाल यहाँ क्लियर हो गई है ना, ये जो लाल का पोर्शन है ये 0.7 पे क्लियर हो गया। यहाँ समझ लीजिए आप 0.7 माइक्रोमीटर है। यहां से शुरू हो जाता ये इंफ्रारेड, ये बेल्ट इंफ्रारेड का है, ये दिख रहा है इंफ्रारेड, जिसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त। और ये 0.7 से लेकर के लगभग 14 माइक्रोमीटर तक जाएगा। और इसके दो भाग बनेंगे, आगे मैं समझाऊंगा। एक होता है नियर इंफ्रारेड, जिसको निकट अवरक्त कहते हैं, और एक होता है मिड इंफ्रारेड, जिसको मिडल अवरक्त कहते हैं, या जिसको तापीय अवरक्त कहते हैं। तो इसके भी दो पार्ट है। तो 0.7 से लेकर के 14 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा होता है वो इंफ्रारेड के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। अगला एक तो अवरक्त समझ में आ गया, लाल से आगे का बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग। लाल से आगे का सारा नहीं है हो, ये आगे मैं डिटेल से बता दूंगा। 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर के 14 माइक्रोमीटर तक है ना। उसके बाद आता है एक चीज है पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम। ये पैराबैंगनी है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये वायलेट से छोटी वाली है, यानी वायलेट से जस्ट आपने पीछे देखी थी ना, वो अल्ट्रा वायलेट थी। तो स्पष्ट लिखा मैंने, बैंगनी के पीछे, पीछे कह दें या नीचे कह दें,
बैंगनी के जस्ट पीछे या नीचे छोटी तरंगदैर्ध्य वाला भाग, ये भी आदर्शीय स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा समझो आप। उसके बाद स्पेक्ट्रम के कुछ अन्य प्रभाग भी है जिसको मैंने नोट किया है। एक होता है एक्स व गामा किरणें वाला एरिया, ये लघु तरंगदैर्ध्य वाला है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से जैसे ही आप नीचे जाओगे, यानी अल्ट्रावायलेट से भी आप पीछे चले जाओगे, छोटी तरंगदैर्ध्य में जाओगे, तो वहां आपको मिलेगा एक्स रेज का भाग। और एक्स रेज से भी आप नीचे या पीछे चले जाओगे स्पेक्ट्रम में, तो वहां आपको मिलेगा गामा रेंज का भाग। और गामा से भी आप पीछे चले जाओगे तो वहां मिलेगा आपको कॉस्मिक रेंज का भाग। और एक है रेडियो तरंग प्रभाग। रेडियो तरंग प्रभाग ये दीर्घ तरंग है। जैसे ही आप इस पर इंफ्रारेड से आगे जाओगे तो इंफ्रारेड के आगे माइक्रोवेव्स आती है। तो देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरा खत्म होने के बाद ये स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्स रेज है, तो एक्स रेज क्या है कि वो कुछ ऐसी एक्स रेज है वो गामा का भी अतिक्रमण कर सकती है, यानी गामा रेंज में भी तरंगदैर्ध्य की रेंज है उसमें भी एक्स मिल जाएगी, क्योंकि उन किरणों की प्रवृत्ति के हिसाब से उसको और डिवाइड कर दिया जाता है। और एक्स रेज है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर भी घुस जाएगी। और ये जैसे माइक्रोवेव्स है, तो माइक्रोवेव्स आधे इंफ्रारेड के बाद शुरू हो जाती है और रेडियो तरंग तक वो जाती है, यानी कुछ रेडियो तरंगे भी माइक्रोवेव्स के साथ ही चलती है। तो रेडियो तरंग क्या है? माइक्रोवेव्स के आगे का भाग है जो दीर्घ तरंगों का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट अब अपन एक डिटेल से, एक विस्तार से देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। ये चीज तो अपन ने पढ़ ली। एक स्पेक्ट्रमी प्रदेश आता है। ये अभी जितना सारा आप देख रहे थे कि भाई ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, ये नॉन विजुअल है, ये रेड है, ये इंफ्रारेड है, तो एक प्रश्न बार बार आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कम से कम ये चीज बता दीजिए कि कौन हिस्सा किस स्पेक्ट्रम में आता है, उसका यूज क्या है। तो यही एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो अब मैं आपको ये क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा कि कौन से हिस्से में कौन सा स्पेक्ट्रम आता है और उसका वेवलेंथ क्या होता है, उसका यूज क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप समझना चाहते हैं और प्रश्न की दृष्टि से हो, मैं एग्जाम की दृष्टि से समझा रहा हूं। एग्जाम की दृष्टि से 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रल प्रदेश स्पेक्ट्रल प्रदेश कौन से हैं। एक आपको ध्यान रखना उस स्पेक्ट्रल प्रदेश का वेवलेंथ क्या है। और एक आपको ध्यान रखना है कि उस स्पेक्ट्रल प्रदेश की विशेषता क्या है। और मैं कुछ विशेष की ही विशेषता आपको याद रखने की बात बताऊंगा। बाकी ये जो वेवलेंथ है ये आपको सबकी रटनी पड़ेगी। इसका तो हमेशा एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो मिलान का पूछ लिया जाता है, या इस स्पेक्ट्रम में कौन सा वेवलेंथ, इस वेवलेंथ में कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे एक डायग्राम, हाँ ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम पूरा समझ लेंगे, बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। देखो ये गामा रेंज का हिस्सा है, ठीक है। आप कहोगे सर नीचे, आप बार बार बता रहे थे नीचे और पीछे और आगे क्या है। पीछे, अब जैसे ये पोर्शंस है, यदि आप इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पीछे का हिस्सा है, और यदि इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आगे का हिस्सा है। इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो गामा रेंज का हिस्सा, आपको सर कॉस्मिक कहां गई, कॉस्मिक का जो स्पेक्ट्रम के अंदर रोल है वो 0 है, क्योंकि उसका यूज नहीं है, ह्यूमन यूज नहीं है किसी भी काम में, यहां तक कि साइंस टेक्नोलॉजी में भी उसका यूज नहीं के बराबर है। तब कॉस्मिक को स्पेक्ट्रम के हिस्से में समझाया या पढ़ाया नहीं जाता है। गामा का, एक्स का, इनका तो यूज है, तब इसको स्पेक्ट्रम के अंदर समझाया जाता है। तो ये गामा रेंज हो गई। गामा रेंज जहां से खत्म होगी वहां एक्स रेंज शुरू हो जाएगी। एक्स के बाद आएगी अल्ट्रावायलेट। ये क्रम मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। गामा, गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद ये विजिबल आ जाता है। ये इतना भाग है ना, ये विजिबल का है। और विजिबल में भी क्रम है जो मैंने नीचे बता दिया, बार बार बताऊंगा नहीं। 7 क्रम हो गया विजिबल में। इधर वॉयलेट से लेकर के इधर रेड तक का हिस्सा विब की ओर, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
और जैसे ही रेड खत्म होगा तो वहां से ये नई चीज शुरू हो जाएगी जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड का हिस्सा है, यहां तक इंफ्रारेड आएगा ये। और इंफ्रारेड के दो हिस्से हैं, एक रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित अवरक्त, और एक होता है थर्मल यानी तापीय अवरक्त। और उसके बाद माइक्रोवेव्स का पार्ट आएगा, और उसके बाद में रेडियो और टेलीविजन वेव्स आएगी। अब इसको हम समझते हैं कि इसका नैनोमीटर के अंदर में, यहां तो क्या है मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बहुत कम ही पूछा जाता है। और यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने वो जो इंडेक्स बताई थी वेवलेंथ वाली, उस वेवलेंथ वाली इंडेक्स को समझ लेना। और जहां भी जैसे यहाँ माइक्रोमीटर में दिया है या आपको नैनोमीटर में दिया है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो मैंने वहां वेवलेंथ वो आपको इंडेक्स बताई थी। चलो अब अपन आ जाते हैं वापस अपने मूल पे। तो सबसे पहले गामा रेंज का हिस्सा देख लेते हैं, गामा प्रदेश। अब आपको याद क्या रखना है कि गामा का जो एरिया है वो 0.03 नैनोमीटर से कम का है। यानी ऐसी तरंगे जो 0.03 नैनोमीटर से भी छोटी होती है वो गामा रेंज के अंतर्गत आती है या गामा रीजन के अंतर्गत आती है। याद रखना रिमोट सेंसिंग में इसका कोई रोल नहीं है। कई बार ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोगी है, तो मैंने सबका लिखा है कौन उपयोगी है और कौन अनुपयोगी है। गामा रेंज का कुछ याद नहीं रखना है, बस वेवलेंथ याद रखना है। ये सुदूर संवेदन में अनुपयोगी है। अनुपयोगी इसलिए है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही इसका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, अर्थात ये धरातल या धरातल के एलिमेंट्स तक ये आ ही नहीं पाती है, तो रिमोट सेंसिंग में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरी है एक्स किरण। एक्स किरण 0.03 से लेकर के 30 नैनोमीटर तक की है। वेवलेंथ सबकी जरूर याद रखना, 0.03 से लेकर के 30 नैनोमीटर, अभी तक नैनोमीटर चल रहा है। और इसका भी रिमोट सेंसिंग में कोई यूज नहीं है, ये भी रिमोट सेंसिंग के लिए अनुपयोगी है क्योंकि वायुमंडल में ही इसका अवशोषण हो जाता है। एक्स किरणों का मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, लेकिन वो कृत्रिम एक्स किरणें हैं, न कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आने वाली एक्स किरणें हैं। तो एक्स का क्लियर हो गया। एक्स के बाद आएगा पैराबैंगनी प्रदेश। पैराबैंगनी है हो, ये अल्ट्रावायलेट है न कि वॉयलेट। तो अल्ट्रावायलेट कहां से होगा, 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर के अंदर है। अल्ट्रावायलेट 0.03 से लेकर के 0.4 माइक्रोमीटर के बीच का भाग है। ये भी सुदूर संवेदन में अनुपयोगी है। ये अनुपयोगी इसलिए है कि ओजोन परत इसे पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, यानी मैक्सिमम या 100% है वो ओजोन इसका अवशोषण कर लेगी, एब्जॉर्प्शन कर लेगी। अब जिसका अवशोषण वायुमंडल में ऊपर ही हो जाता है तो फिर वो नीचे नहीं आ पाती है, तथ्य तक नहीं आ पाती है। अर्थात जिस एनर्जी का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन नहीं होगा, तो फिर रिमोट सेंसिंग में वो यूजेबल नहीं है। उसके बाद एक बैंड और है, फोटोग्राफिक पराबैंगनी प्रदेश। फोटोग्राफिक ये इसका ही एक पार्ट है, किसका, पैराबैंगनी का। ये भी 0.03 से 0.4 माइक्रोमीटर के बीच में ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण वो रिमोट सेंसिंग के लिए अनुपयोगी है, लेकिन कुछ फोटोग्राफिक फिल्मों में उसका यूज कर लिया जाता है। तो इसको भी आप ज्यादा याद मत रखना। फोटोग्राफिक पराबैंगनी प्रदेश केवल इतना 0.03 से 0.4 माइक्रोमीटर, यानी ये पराबैंगनी के अंदर ही आती है, ये भी रिमोट सेंसिंग के अंदर अनुपयोगी है। इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो इसी का हिस्सा है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दृश्य प्रदेश पे। दृश्य प्रदेश, यहां बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जिसको विजिबल रीजन बैंड कहते हैं। बैंड एक नया शब्द आया है, बैंड। बैंड एक प्रभाग है जो रिमोट सेंसिंग के अंदर काम आने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाग है। यानी रिमोट सेंसिंग के लिए जो यूजेबल वर्णक्रम का हिस्सा है उसको बैंड बोलते हैं। तो यहां एक शब्द मैंने यूज किया दृश्य प्रदेश, जिसको विजिबल रीजन बैंड कहते हैं।
याद रखना दृश्य प्रदेश 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में। ये प्रश्न रट ही लेना, ये 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में आता है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग का बड़ा हिस्सा यहीं से क्लियर होता है। ये सुदूर संवेदन में उपयोगी है, क्योंकि यहां से एनर्जी का बड़ी मात्रा में रिफ्लेक्शन होता है। इसे हमारी आंखें संसूचन कर सकती है, यानी यहां से आने वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन कम, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ परावर्तन भी होता है। तो परावर्तन हुई जो विकिरणें हैं वो हमारी आंख तक आती है, इसलिए हम उस प्रभाग को, उस एरिया को हम देख सकते हैं, इसलिए ये विजिबल है। ध्यान रखना इसमें नीला, हरा और लाल 3 मुख्य रंग है। आपने पढ़ा होगा प्रकृति के अंदर मूल कलर कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। बाकी इन्हीं कलरों के मिश्रण से बने अलग कलर है। तो इसी विजुअल प्रदेश के अंदर ये 3 मेजर बैंड बनते हैं, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड और रेड बैंड। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है, सबसे ज्यादा जिस बैंड की परिवर्तनशीलता है वो हरे बैंड की है, अर्थात 0.5 माइक्रोमीटर की है। ये भी एक शानदार प्रश्न है। इन तीनों में यानी नीले, हरे और लाल के अंदर सबसे मेजर रिफ्लेक्शन कौन करता है? हरा करता है। इसलिए हरा बैंड है वो अधिक परिवर्तनशील, परावर्तनशील बैंड है। इसको पीक रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी के रिफ्लेक्शन का पीक पॉइंट है। तो पीक पॉइंट कहां होता है? हरे बैंड में होता है। हरा बैंड 0.5 माइक्रोमीटर का है। 0.4 माइक्रोमीटर है वो ब्लू बैंड है। 0.5 माइक्रोमीटर है वो ग्रीन बैंड है। 0.4 से थोड़ा आगे भी ब्लू जाएगा, 0.5 5.5 तक है वो ग्रीन बैंड जाएगा। और फिर 6 और 7 या 6.5 से लेकर के 7 तक का बैंड है वो रेड बैंड माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना हरा बैंड पीक पॉइंट है। उसके बाद आता है अवरक्त प्रदेश। अवरक्त प्रदेश जिसको इंफ्रारेड रेंज कहते हैं, इसमें भी बैंड है, यानी यहां पर भी बैंड शब्द यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग में काम आता है। ये 0.7 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक जाता है। हालांकि 14 के बाद वाले का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन आपको ये पूछे कि अवरक्त बैंड कहां से कहां तक है, तो 0.7 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इसका भाग है। और ये भी रिमोट सेंसिंग के लिए यूजेबल है, क्योंकि ये यहां से आने वाली लाइटें भी संसूचकों के लिए उपयोगी मानी जाती है, और उसका संसूचन करके और धरातल की विशेषताओं का पिक्चर बनाया जा सकता है। याद रखना अवरक्त प्रदेश के 2 भाग है। पहले मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, एक तो नियर इंफ्रारेड, नियर मतलब निकट, निकट अवरक्त को रिफ्लेक्टेड बैंड भी बोलते हैं, यानी परावर्तित भी कहते हैं। ये मैंने लिखा है, यहाँ देख लो, निकट अवरक्त या इसको परावर्तित अवरक्त कहते हैं, नियर इंफ्रारेड बैंड या रिफ्लेक्टेड बैंड कहते हैं। ये बैंड 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक होगा। इन दोनों को आप अलग अलग याद करना हो, नियर कहां तक है, उसके बाद मिडल कहां तक है। देखो कुछ विद्वान मिडल और थर्मल इन दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन दोनों को अलग मानते हैं। पहले नियर आएगा, नियर को तो परावर्तित अवरक्त कहते हैं, उसके बाद मिडल इंफ्रारेड आएगा और फिर थर्मल इंफ्रारेड आएगा। है तीनों ही इंफ्रारेड मतलब अवरक्त है। तो निकट अवरक्त का हो गया 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक। इसका यूज क्या है? फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर है। क्लियर? बाकी इसका कोई याद नहीं रखना है। सुदूर संवेदन के लिए ये बैंड उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा मिडल अवरक्त या तापीय अवरक्त। इसके देखो 2 हिस्से बताए हैं। जहां तक मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 0.3 से 5 माइक्रोमीटर तक का बैंड है, इसको आप मध्य अवरक्त मानना, और 8 से लेकर के 14 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा है, इसको आप थर्मल मानना। और यदि ये थर्मल और मिडल दोनों अलग ने आकर केवल मिडल ही आए और उसमें 3 से 14 आए, तो भी आपका सही मानना है। और यहाँ 5.5 कुछ विद्वान 5.5 भी लिखते हैं, कुछ विद्वान 8 तक भी लिखते हैं, तो चलता है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि मिडल या थर्मल इंफ्रारेड है, ये 3 से लेकर 14 तक जाता है। ये रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोगी है। उसके बाद
नेक्स्ट आ जाएगा आपका माइक्रोवेव रीजन। इंफ्रारेड क्लियर हो गया, आपने उसमें देखा था वर्णक्रम में, इंफ्रारेड के जस्ट आगे कौन सा आएगा, लघु तरंग प्रदेश आएगा, या जिसको माइक्रोवेव रीजन कहते हैं। माइक्रोवेव रीजन का जो हिस्सा है वो 0.1 सेंटीमीटर से शुरू होकर के 30 सेंटीमीटर या 1 से 2 मीटर तक भी जा सकता है। तो ये मेजर हिस्सा है रेडियो वेव्स, सॉरी इसका माइक्रोवेव्स का, जो 0.1 से लेकर के 2 मीटर तक जाता है। ये बैंड बहुत ही यूजेबल है बड़ी चीजों का संसूचन करने के लिए। इस बैंड की एक खास विशेषता है कि ये मेघ यानी बादलों में, कोहरे में और वर्षा में भी सक्रिय होता है। थोड़ा वेवलेंथ इसका बड़ा है, बड़ा वेवलेंथ है, तो ये धुंध जैसे इलाके से भी कैपेसिटी रखता है पदार्थों को डिटेक्ट करने की या वहां तक जाने की। और इसका जो यूज है माइक्रोवेव्स का, उसका यूज राडार में किया जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि भाई राडार है वो खराब मौसम के अंदर भी काम कर सकता है। तो खराब मौसम में काम इसलिए करता है कि राडार माइक्रोवेव रीजन के अंदर कार्य करता है, और माइक्रोवेव रीजन की जो वेवलेंथ वाली तरंगे होती है वो तरंगे बादलों में, कोहरे में और वर्षा में भी वो काम करने की क्षमता रखती है, यानी उसके अंदर से भी होकर के वो गुजर जाती है। अब ये प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि राडार में कौन सी तरंगे यूज की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोवेव्स राडार में यूज किया जाता है। उसके बाद आएगा रेडियो प्रदेश। रेडियो प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ये 30 सेंटीमीटर से अधिक का हिस्सा है, यानी 30 सेंटीमीटर तक तो माइक्रोवेव रहेगा। माइक्रोवेव जैसे ही खत्म हो जाएगा, या 30 सेंटीमीटर जहां तक माइक्रोवेव 30 सेंटीमीटर वेवलेंथ से यदि बड़ी आएगी तो वो रेडियो तरंगों का हिस्सा मानी जाएगी। अब आप कहोगे सर क्या 2 मीटर तक आती है वो माइक्रोवेव नहीं है? हो सकती है, लेकिन फिर उसकी विशेषता माइक्रोवेव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि उसकी विशेषता माइक्रोवेव के अकॉर्डिंग है तो वो माइक्रोवेव में होगी, और यदि 1 मीटर की आ रही है वो माइक्रोवेव की विशेषता न रख करके रेडियो की विशेषता रखती है तो वो रेडियो तरंग का हिस्सा मानी जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर से अधिक का जो तरंग दैर्ध्य वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं रेडियो प्रदेश। और रेडियो प्रदेश की मूल विशेषता होती है कि यहाँ की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो वाणिज्य प्रसारण और जलवायु सूचना जैसे डाटा को कलेक्ट करने में यूजेबल होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि क्लाइमेटिक जो डेटा होते हैं वो किस वेवलेंथ या किस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये रेडियो प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। ये आपका मोटा मोटा कंक्लूजन हो गया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो बच्चा जैसे ही बुक में इस चीज को उठाता है तो थोड़ा घबराता है क्योंकि हमने इसको कभी पढ़ा नहीं, और 100% 2 प्रश्न तो यहीं से पढ़ेंगे। तो हम 2 प्रश्नों को किस तरीके से इजी कर सके इसके लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी था। अब ये समझ में आ गया है तो आगे रिमोट सेंसिंग का बाकी वाला सिस्टम भी बहुत हमारा इजी हो जाएगा। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी कही, एक शब्द आ रहा है बार बार, बैंड। तो बैंड क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि दृश्य प्रदेश और अवरक्त प्रदेश के जो भाग है उसके लिए बैंड शब्द यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है विजुअल एरिया यानी विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि दृश्य प्रदेश और अवरक्त प्रदेश के जो भाग है उसको हम बैंड शब्द से यूज करते हैं। जैसे दृश्य प्रदेश के अंदर 3 मेजर बैंड है, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड और लाल बैंड, यानी नीला, हरा और लाल बैंड। जबकि अवरक्त प्रदेश के अंदर 2 बैंड है। अभी अपन ने पढ़ा अवरक्त प्रदेश के 2 हिस्से हैं, एक तो परावर्तित या निकट अवरक्त बैंड और एक तापीय या मध्य अवरक्त बैंड। तो बैंड शब्द आपको समझ में आ गया। जैसे ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन दृश्य बैंड का हिस्सा नहीं है, तो फिर अपन को ये ध्यान रखना है कि ये 3 दृश्य बैंड में आते हैं और ये 2 इंफ्रारेड बैंड में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज यहां अपन और क्लियर करेंगे इस क्लास में, सुदूर संवेदन के लिए उपयोगी क्षेत्र और उसकी विशेषता। हालांकि मैंने ये सारी चीज आपको बता दी कि भाई कौन कौन सा एरिया है जहां से सुदूर संवेदन कार्य करता है और किस प्रदेश का हिस्सा है जो सुदूर संवेदन के लिए उपयोगी नहीं है।
फिर भी यहाँ मैंने एक कंक्लूजन करके आपके सामने चैप्टर रखा है ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि रिमोट सेंसिंग के लिए यूजेबल कौन सा है। तो रिमोट सेंसिंग के लिए 3 एरिए हैं जो बहुत ज्यादा यूजेबल है। एक तो स्पेक्ट्रल बैंड, स्पेक्ट्रल बैंड कौन सा हो गया, दृश्य वाली बात कर रहा हूं, दृश्य स्पेक्ट्रल बैंड। स्पेक्ट्रल बैंड, बैंड जब शब्द आया है तो ये विजुअल की तरफ ही जा रहा है। एक तो हो गया स्पेक्ट्रल बैंड, एक है मध्य बैंड और एक है तापीय बैंड। देखो ये तीनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आप कहोगे सर ये स्पेक्ट्रल बैंड है, इस स्पेक्ट्रल बैंड में केवल विजुअल ही आएगा या इंफ्रारेड का हिस्सा भी आएगा? ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, अपन ने अपने मन से नहीं बनाया है। आपको ध्यान रखना है रिमोट सेंसिंग के लिए 3 क्षेत्र उपयोगी है। 3 क्षेत्रों को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 स्पेक्ट्रल बैंड, नंबर 2 मध्य बैंड और नंबर 3 तापीय बैंड। अब स्पेक्ट्रल बैंड में क्या आएगा पता है, 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा। अब 0.3 से 3 माइक्रोमीटर तक हिस्से में कौन आता है, तो इसमें 2 चीज आ जाती है। एक तो विजुअल बैंड पूरा आ जाता है, यानी विब की ओर पूरा आ जाता है, और एक इंफ्रारेड का एक हिस्सा आ जाता है। इंफ्रारेड का एक हिस्सा कौन सा, निकट वाला। तब आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रल बैंड में 2 चीजें आती है, एक तो विजुअल बैंड यानी दृश्य प्रदेश जो 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर तक था, और एक निकट या परावर्तित अवरक्त बैंड जो 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक था। ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रल बैंड बनाएंगे। स्पेक्ट्रल बैंड को परावर्तन बैंड भी कहते हैं या परावर्तन भाग भी कहते हैं, क्योंकि यहां से मैक्सिमम एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है। इसको रिफ्लेक्टेड रीजन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में धरातल के परावर्तन से प्राप्त विकिरण ऊर्जा का ही संवेदन संसूचन करता है। इस बैंड से जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होकर के आएगी, आपको सर इसको परावर्तन भाग क्यों कहते हैं? इसको परावर्तन भाग इसलिए कहते हैं कि इस बैंड से जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होकर के सेंसर के पास जाएगी, सेंसर केवल रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ही लेगा। इस बैंड से उत्सर्जन 0 के बराबर होता है, यानी इस बैंड के अंदर एनर्जी का इमिशन नहीं होता है, एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्टेड एनर्जी ही वहां जा रही है, कहां जा रही है, डिटेक्टर के पास जा रही है या सेंसर के पास जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी ही सेंसर इस बैंड की ले रहा है, इसलिए ये बैंड परावर्तित बैंड कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 मध्य बैंड जो 0.3 से लेकर के 3 से लेकर के 5.5 माइक्रोमीटर तक माना जाता है। तो 3 से 5.5 माइक्रोमीटर तक का जो हिस्सा है, इसमें परावर्तन भी होता है और इमिशन भी होता है। दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। किसमें, मध्य बैंड में रिफ्लेक्शन भी होता है और स्वतः उत्सर्जन या इमिशन भी होता है। और यहाँ जो डिटेक्टर है तुम्हारा, यहाँ जो तुम्हारा सेंसर है, वो सेंसर इस बैंड से आने वाली दोनों एनर्जी ले रहा है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी भी ले रहा है और इमीडिएटी वाली एनर्जी भी ले रहा है, अर्थात उत्सर्जित एनर्जी भी ले रहा है। उसके बाद तापीय अवरक्त जिसको थर्मल इंफ्रारेड बैंड बोलते हैं, जो 8 से लेकर के 14 माइक्रोमीटर तक का हिस्सा होता है। यहां संसूचन केवल पृथ्वी के धरातल से तापीय उत्सर्जन से ही होता है, अर्थात इस बैंड के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो केवल और केवल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी ही जा रही है डिटेक्टर के पास। यानी ताप, ये 8 से लेकर के 14 माइक्रोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे होती है, वो रिफ्लेक्टेड होकर के उसके पास नहीं जा रही है। तो वो कैसे जा रही है, वो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित की गई है, तो वो उत्सर्जित एनर्जी है। अब मोटा मोटा चीज तुम्हें ये ध्यान रखना है, दृश्य बैंड का भाग कौन सा, वेवलेंथ क्या है, और यहां से परावर्तन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो इसमें 0.3 से 3 माइक्रोमीटर तक का है, इसमें विजुअल बेल्ट पूरा आएगा और इंफ्रारेड का एक हिस्सा आएगा, निकट परावर्तित अवरक्त, और इसके अंदर केवल रिफ्लेक्शन से ही एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है। मिडिल बैंड 3 से लेकर के 5.5 तक का आएगा, ये इंफ्रारेड का हिस्सा है, यहाँ परावर्तन और इमिशन दोनों होता है।
तापीय अवरक 8 से 14 तक का है। यहाँ केवल और केवल तापीय उत्सर्जन ही होता है, अर्थात पार्थिव उत्सर्जन से जो तरंगे जाती उसको ही डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रभाग। अब हम उनको अच्छी तरीके से विद्युत चुंबकीय जो हमारा एक पार्ट है सिलेबस के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर, वो आपका क्लियर हो गया। अब ईएमआर की कुछ कैरेक्टरीज होगी। अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरीज बताऊंगा और उसका विभिन्न वायुमंडलीय तत्वों के साथ है वो इंटरेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अपना है वो इसका सैटेलाइट का शुरू हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का शुरू हो जाएगा, उसमें सेंसर और प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो हमारी क्लासें बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यूजेबल बने, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।